Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. New series is going on. It's 2020 English series practice set 2. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. In which novel of H.G. Wells the nation and the society are seen as ruled by stupidity, like the leaden goddess of the Dunciad, like some fat, proud flunky, like pride, like indolence, like all that is darkening and heavy and obstructive in life. तो यहाँ पे क्वेश्चन है एच जी वेल्स से कि एच जी वेल्स का वो कौन सा नॉवेल है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि नेशन और सोसाइटी जो है वो स्टुपिडिटी के थ्रू रूल किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे लेडेन गॉडेस है, डंसियट टाइप की लेडेन गॉडेस है, वो रूल ओवर कर रही हैं. लाइक सम फैट, प्राउड फ्लंकी, लाइक प्राइड, लाइक इंडोलेंस. तो ये सारी चीजें इन्होंने अपने किस नॉवेल में प्रेजेंट किया है? दैट इज किप्स. तो एच जी वेल्स का नॉवेल है किप्स. इसी में इन्होंने नेशन और सोसाइटी को किस रूप में दिखाया है कि जो नेशन और सोसाइटी है वो स्टुपिडिटी के थ्रू क्या हो रहा है, रूल किया जा रहा है. जो लेडेन गॉडेस डंसियड है वो रूल ओवर कर रही है. Question number 2. A detailed study of individual repression and expression is presented in Mary Oliver, A Life, a novel which traces the expanding consciousness of a middle-class girl, the youngest child in a family of boys. Who is the author? So here is question that कि मैरी ओलिवर अ लाइफ करके जो वर्क है इसमें एक इंडिविजुअल की स्टोरी बताई गई है जिसमें उसके रिप्रेशन और एक्सप्रेशन को बताया गया है. और एक्चुअली दैट इंडिविजुअल इज अ मिडिल क्लास गर्ल जो कि सबसे यंगेस्ट है अपनी फैमिली में और बाकी सभी बॉयज है उस फैमिली में, ओनली सी इज द गर्ल. तो इस वर्क के मैरी ओलिवर अ लाइफ ये जो वर्क है इसके ऑथर पूछा जा रहा है दैट इज मे सिंक्लेयर. ऑथर कौन है? मे सिंक्लेयर. किस वर्क है? मैरी ओलिवर अ लाइफ. इसमें किसकी बात की गई है? एक मिडिल क्लास गर्ल की हु इज यंगेस्ट in a family of boys. Next question 3. Where angels fear to tread, The Longest Journey, A Room with a View are the first three novels of E.M. Forster. तो here is question. E.M. Forster से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वर्क है Where Angels Fear to Tread ये एक वर्क है और दूसरा वर्क है The Longest Journey and third one is A Room with a View. ये तीन वर्क है और ये तीनों ही पहले तीन नॉवेल्स हैं किसके? E.M. फॉस्टर के. मीन्स ये तीनों नॉवेल इनके शुरुआत के तीन नॉवेल है E.M. फॉस्टर के. याद रखेंगे नॉवेल्स आर Where Angels Fear to Tread, The Longest Journey, A Room with a View. तो ये तीनों ही वर्क E.M. फॉस्टर के और ये शुरू के इनके पहले थ्री नॉवेल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 4. In which of his novels published posthumously E.M. Forster probes contemporary taboos, mainly homosexuality. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी नॉवेल है जो कि पोस्टम्यूसली पब्लिश्ड होता है जिसमें कंटेम्प्रेरी टैबूस हैं उसको प्रेजेंट किया गया है, साथ में होमोसेक्सुअलिटी को प्रेजेंट किया गया है. और ये E.M. फॉस्टर का नॉवेल है. इनके डेथ के बाद ये पब्लिश्ड होता है. द नॉवेल इज मॉरिस. याद रखेंगे मॉरिस. इस क्वेश्चन में दो तीन फैक्ट्स हैं. एक तो वो कि E.M. फॉस्टर का वो कौन सा नॉवेल है जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश्ड होता है, तो दैट इज मॉरिस. और सेकंड थिंग मॉरिस का जो थीम है वो क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो दैट इज कंटेम्प्रेरी टैबूस, मेनली होमोसेक्सुअलिटी. याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. Foster presents great and often implied narrative play with the novel star's epigraph only connect in Howard's End. E.M. फॉस्टर से क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि E.M. फॉस्टर जो हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं ग्रेट और इम्प्लाइड नरेटिव प्ले को और अपने नॉवेल के जो टॉस एपिग्राफ है ओनली कनेक्ट के साथ, तो दैट प्ले इज होवार्ड्स एंड. E.M. फॉस्टर का ये वर्क है होवार्ड्स एंड और इसमें इन्होंने अपने नॉवेल्स के जो टर्स एपिग्राफ है ओनली कनेक्ट है उसके साथ इसको प्रेजेंट किया है. इट्स मीन दैट इनके जो नरेटिव प्लेस होते हैं
वो थोड़े से नॉवेल जैसे स्टाइल्स में होते हैं और उस टाइप के इनके प्लेस हैं होवर्ड्स एंड। क्वेश्चन नंबर 6, फॉस्टर्स मोस्ट एम्बिशियस एंड persuasive novel A Passage to India was published in 1924 following a period in which he had acted as secretary and companion to Maharaja of Devas Senior. तो here is question from Foster कि इन्होंने एक नॉवेल लिखा है और दैट नॉवेल नेम इज अ पैसेज टू इंडिया, जो कि पब्लिश्ड होता है 1924 में। और ये कब पब्लिश्ड होता है, तो ये जो इनकी नॉवेल है फॉस्टर की नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया, ये महाराजा ऑफ देवास सीनियर के यहाँ जब ये वर्क करते थे एज ए सेक्रेटरी और कंपेनियन, तभी ये नॉवेल पब्लिश्ड होती है 1924 में। अ पैसेज टू इंडिया किसका वर्क है, ई एम फॉस्टर का। नॉवेल किस टाइप का, एम्बिशियस और परस्यूएसिव नॉवेल है। पब्लिश्ड कब होता है, 1924 में। और ये नॉवेल कब पब्लिश्ड होती है, इनकी जब ये 1924 में पब्लिश्ड होती है तो एट द टाइम ई एम फॉस्टर जो थे सेक्रेटरी और कंपेनियन के रूप में वर्क करते थे, कहाँ पे, महाराजा ऑफ देवास सीनियर के यहाँ। तो एक क्वेश्चन में आप लोग को 3-4 फैक्ट्स मिल जा रहे हैं, उसे आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। Question number 7. In which of his novels G.K. Chesterton's anti-centralist, anti-authoritarian, anti-theoretical prejudices served to shape a utopian romance about an independent London ruled from an individual inner suburb? The work is The Napoleon of Notting Hill. जी.के. चेस्टरटन से ये क्वेश्चन है, पूछा गया कि इनके किस नॉवेल में इन्होंने एंटी सेंट्रलिस्ट, एंटी ऑथोरिटेरियन, एंटी थियोरेटिकल प्रेजुडिस को सर्व किया है और इन्होंने उसके लिए ऐसा क्यों किया है, यूटोपियन रोमांस को एक रूप देने के लिए, मीन्स यूटोपियन रोमांस को प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इन सारे फैक्ट्स को कलेक्ट किया है अपनी नॉवेल्स में। तो बताना है उस नॉवेल का नाम, दैट इज द नेपोलियन ऑफ नॉटिंग हिल। याद रखेंगे द नेपोलियन ऑफ नॉटिंग हिल किसकी नॉवेल है, जी.के. चेस्टरटन की नॉवेल है और इसमें इन्होंने यूरोपियन रोमांस को दिखाया है और वो किस तरह से है, एंटी सेंट्रलिस्ट है, एंटी ऑथोरिटेरियन है, एंटी थियोरेटिकल प्रेजुडिसेस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट द बैलेड ऑफ रीडिंग गोयल? Who wrote the Ballad of Reading Goyle after his term of imprisonment with hard labor for 2 years? यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो वर्क है द बैलेड ऑफ रीडिंग गर्ल किसने लिखा है, और जिन्होंने ये वर्क लिखा है उनको जेल भी हो गया था और इसके लिए इन्होंने 2 साल तक मेहनत किया था इस वर्क को लिखने के लिए, तो दैट इज ऑस्कर वेल्ड। याद रखेंगे इन ऑस्कर वेल्ड का वर्क है द बैलेड ऑफ रीडिंग गोयल और इनको इम्प्रिजनमेंट भी हो गया था, जेल हो गया था और 2 वर्ष तक की हार्ड लेबर के बाद इन्होंने ये वर्क लिखा था। किसने, ऑस्कर वेल्ड ने। Question number 9. Whose elusive short stories, the first of which appeared in 1894 in one of the celebrated anthologies, The Yellow Book, dealt with defeat and unrequited love? It's Charlotte Mew. There is question कि वो कौन है जिनकी शॉर्ट स्टोरीज जो है सबसे पहले अपीयर्ड होती है 1894 में और किस फॉर्म में अपीयर्ड होती है, एक सेलिब्रेटेड एंथोलॉजीज के रूप में अपीयर्ड होती है and the name of that anthology is The Yellow Book. The Yellow Book नाम की एक एंथोलॉजी पब्लिश होती है 1894 में और उसमें शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन होता है और ये वर्क है चार्लोट म्यू का। Let us see the next question. Wessex, a place in England, is invariably associated with one of the dominant novelists of the modern period. Name him. Thomas Hardy. तो इंग्लैंड में वेसेक्स इज द नेम ऑफ प्लेस और ये जो जगह है थॉमस हार्डी के जितने भी नॉवेल्स है उसमें बहुत ज्यादा आपको इस जगह का नाम देखने को मिलेगा, मीन्स इनके नॉवेल की सेटिंग वेसेक्स में हुई है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉमस हार्डी की जो सेटिंग नॉवेल की सेटिंग है वो कहाँ हुई है, तो इंग्लैंड में एक जगह है दैट इज वेसेक्स, वहीं पे हुआ है। और इनको मॉडर्न पीरियड का नॉवेलिस्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि अर्ली टाइम में ये पोएम लिखा करते थे और दैट टाइम वाज विक्टोरियन एरा। तो जब थॉमस हार्डी ने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए पोएट तो उस समय विक्टोरियन एज चल रहा था, लेकिन जब ये एज ए नॉवेलिस्ट वर्क करना स्टार्ट करते हैं तब तक मॉडर्न एज की स्टार्ट हो चुकी थी।
इसीलिए इनको यहाँ पे मॉडर्न पीरियड के नॉवेलिस्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, who wrote in his essay The Celtic Twilight, I have desired like every artist to create a little world out of the beautiful, pleasant and significant things of this mere and clumsy world। डब्ल्यू बी येट्स। तो ये डब्ल्यू बी येट्स जो है इनका एसे है द सेल्टिक ट्विलाइट, जिसमें इन्होंने कहा है आई हैव डिजायर्ड लाइक एवरी आर्टिस्ट टू क्रिएट अ लिटिल वर्ल्ड आउट ऑफ द ब्यूटीफुल प्लीजेंट एंड सिग्निफिकेंट थिंग्स ऑफ दिस मेयर्ड एंड क्लम्सी वर्ल्ड। तो याद रखेंगे ये डब्ल्यू बी येट्स के सेंटेंसेस हैं और इनका एसे है द सेल्टिक ट्विलाइट। वैसे डब्ल्यू बी येट्स एज ए पोएट के रूप में ज्यादा पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 12, वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री रिटेन बाय डब्ल्यू बी येट्स इंक्लूड। तो वो वर्क्स बता रहे हैं डब्ल्यू बी येट्स के जिसमें इनके पोएम्स हैं, यानी कि इनके पोएम के कलेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनके पोएम के कलेक्शंस देख लेते हैं। द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल, द टावर, द विंडिंग स्टीयर एंड अदर पोएम्स। तो ये सारे इनके पोएम्स के कलेक्शंस है। ठीक है, याद रखेंगे क्या क्या इनके पोएम के कलेक्शंस है। द वाइल्ड सॉन्ग्स ऑफ एट कूल, द टावर, द विंडिंग स्टीयर एंड अदर पोएम्स। क्वेश्चन नंबर 13, which of Yeats's poems open with the verse between extremities man runs his course। the question is here that कि Yeats की वो कौन सी पोएम है जिसकी स्टार्ट होती है ओपनिंग लाइन से, ओपनिंग वर्ड से, बिटवीन एक्सट्रीमिटीज मैन रन्स हिज कोर्स, दैट इज वैसिलेशन। तो वैसिलेशन यीट्स की पोएम है और इसकी स्टार्ट होती है इस सेंटेंस से। क्वेश्चन नंबर 14, Yeats express his system of art in symbols in his highly speculative essay The Vision। It has been questioned here that कि येट्स ने अपने सिस्टम ऑफ आर्ट और सिंबल्स को प्रेजेंट किया है अपने एक एसे में, और उस एसे का नाम है द विजन। तो याद रखेंगे एसे का टाइटल क्या है, द विजन, और इसमें येट्स ने क्या प्रेजेंट किया है, सिस्टम ऑफ आर्ट और सिंबल को प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 15, a shudder in the loins engenders there the broken wall, the burning root and tower, and Agamemnon dead। This extract has been taken from Yeats' The Second Coming। तो ये जो खूबसूरत सी लाइन है डब्ल्यू बी येट्स के किस पोएम से लिया गया, यही क्वेश्चन है। तो दिस इज फ्रॉम द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग येट्स की फेमस पोएम है और वहीं से ये एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैनॉट होल्ड, दिस इज हाउ ओपन्स येट्स प्रोफेटिक पोएम द सेकेंड कमिंग। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द सेकेंड कमिंग। तो डब्ल्यू बी येट्स का पोएम जो द सेकेंड कमिंग है उसमें से ये लाइंस लिए गए हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैनॉट होल्ड। एक्चुअली इस पोएम में जो येट्स हैं वो दिखाना चाहते हैं कि एवरीथिंग जो है अपने मन से हो रहा है, सब कुछ अपने ढंग से हो रहा है और सेंटर का उस पर कंट्रोल नहीं रह गया है। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है अपना मनमानी कर रहे हैं और गॉड का उस पर कंट्रोल नहीं रह गया है। और यू बेटर नो दैट कि थिंग्स फॉल अपार्ट की जो टाइटल है इसको चिनुआ अचुबे जो अफ्रीकन ऑथर है, नॉवेलिस्ट है, उन्होंने अपने एक नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट के लिए ये टाइटल जो है बोरो किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिनुआ अचुबे ने अपनी नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल कहाँ से बोरो किया है। तो दिस इज फ्रॉम येट्स द सेकेंड कमिंग पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, consume my heart away, seek with desire, and fasten to a dying animal. It knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. Which poems of Yeats ends with these lines? तो अब ओपनिंग के बाद एंडिंग पूछा जा रहा है कि येट्स की वो कौन सी पोएम है जिसकी एंडिंग इन लाइंस के साथ होती है। दैट इज सेलिंग टू बिजेंसियम। तो याद रखेंगे सेलिंग टू बिजेंसियम जो पोएम है और बिजेंसियम करके एक और पोएम है, वो दोनों ही पोएम येट्स की है। और सेलिंग टू बिजेंसियम पोएम की एंडिंग इन लाइंस के साथ होती है, consume my heart away, seek with desire, and fasten to a dying animal. It knows not what it is, and gather me into this artifice of eternity. So these lines are from
Sailing to Byzantium, and this is poem of W.B. Yeats. Question number 18. Name the poet who was killed in 1915 at the Battle of Laos, but his Marlborough and other poems of 1916 ran through 6 editions in its first year of publication. C.H. Sorley. तो यह क्वेश्चन है C.H. सोरले से रिलेटेड कि उस पोएट का नाम बताना है जिसकी 1915 में डेथ हो जाती है एक वॉर के दौरान, और उस वॉर का नाम है बैटल ऑफ लाओस। इनका एक वर्क है मालबोरो एंड अदर पोएम्स करके, जो कि 1916 में पब्लिश्ड होता है, और पहले ही साल में इसके 6 एडिशन पब्लिश्ड होते हैं। किसके? मालबोरो एंड अदर पोएम्स के, और 1916 में पब्लिश्ड होता है। और वर्क किसका है? C.H. सोरले का, और 1915 में इनकी डेथ हो जाती है। इट्स मीन ये जो इनका वर्क है इनके डेथ के बाद पोस्टमसली ये पब्लिश्ड होता है। तो 4-5 फैक्ट्स हैं यहाँ पे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19. One of the most influential autobiographies dealing with soldiers' experiences of the war was Robert Graves' Goodbye to All That. तो यहाँ पे क्वेश्चन है रॉबर्ट ग्रेव के वर्क गुड बाय टू ऑल दैट से। पूछा जा रहा है कि जो गुड बाय टू ऑल दैट है ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऑटोबायोग्राफी है, और इसमें क्या डील किया गया है? सोल्जर्स की एक्सपीरियंस को, जो वॉर को लेकर है, उसको बताया गया है इस वर्क में। रॉबर्ट ग्रेव अपनी वर्क गुड बाय टू ऑल दैट में एक सोल्जर के अनुभवों को बताए हैं, जो कि वॉर के दौरान जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं उसको उन्होंने बताया है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी, मीन्स इनका रॉबर्ट ग्रेव्स का जो वर्क है गुड बाय टू ऑल दैट, ये ऑटोबायोग्राफी है, और इसमें एक सोल्जर के एक्सपीरियंस से वॉर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 20. हु रोट अ ट्रायोलॉजी ऑन वॉर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग Memoirs of a Fox Hunting Man, Memoirs of an Infantry Officer, and Seston's Progress? Siegfried Sassoon. Question is here कि वो कौन है जिन्होंने एक ट्रायोलॉजी लिखी है, और ट्रायोलॉजी कैसी है? वॉर के एक्सपीरियंस पे है। उसमें कौन कौन से वर्क शामिल है उस ट्रायोलॉजी में? फर्स्ट वन इज मेमोइर्स ऑफ अ फॉक्स हंटिंग मैन, सेकेंड वन इज मेमोइर्स ऑफ एन इन्फेंट्री ऑफिसर, थर्ड वन इज शेस्टन्स प्रोग्रेस। तो ट्रायोलॉजी का मतलब होता है कि एक साथ 3 वर्क, और यहाँ पे जो ट्रायोलॉजी है इन्हीं 3 वर्क को लेकर कहा गया है। तो ये सभी जो ट्रायोलॉजी है यानी कि ये तीनों वर्क्स है, ये वॉर एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और वर्क किसका है? सिगफ्राइड सैसुन का। तो याद रखेंगे सिगफ्राइड सैसुन इज द ऑथर। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching.